नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा उपन्यास जो कि बहुचर्चित है, निरुपमा का भाग 1 लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। लखनऊ में शिद्दत की गर्मी पड़ रही है। किरणों की लपलपाती दुबली पतली असंख्यों नागिनें तरुलता गुल्मों की पृथ्वी से लिपटी हुई कण कण को डस रही हैं। उन्हीं के विष की तीव्र ज्वाला भाप में उड़ती हुई हवा में लू होकर झुलसा रही है। तमाम दिन बड़े बड़े लोग खसखस की तर टट्टियों के अंदर बंद रहकर काम और आराम करते हैं। उसी समय यूरोप की मुख्य भाषाओं का समझ भर के लिए अध्ययन कर लंदन की डी.लिट उपाधि लेकर लौटा हुआ कुमार स्थान रहने पर भी योग्यता की अस्वीकृति से उदास कलकत्ता विश्वविद्यालय से लखनऊ आया हुआ है। यहाँ कोई स्थायी अस्थायी काम मिल जाए, पर चूँकि किसी चांसलर, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर या कलेक्टर से उसकी रिश्ते की गिरह नहीं लगी, इसीलिए किसी को उसकी विद्वता का अस्तित्व भी नहीं मालूम दिया। जांच करने वाले ज़्यादातर बंगाली सज्जन एक राय रहे कि एमए में किसी तरह घिसट गया है, थीसिस चोरी की होगी। एक अस्थायी जगह लखनऊ विश्वविद्यालय में बाबू कामिनी चरण चटर्जी की छुट्टी से हो रही थी। वहाँ बाबू यामिनी हरण मुखर्जी आ गए। ये पीएचडी ही थे, पर इनकी मूँछों में बालों का गुच्छा मोटा मिला। कुमार फिर जगह की तलाश में क्रिश्चियन कॉलेज गया, पर वहाँ पर भी वर्णाश्रम धर्म वाला सवाल था। देखकर विद्या ने आंखें झुका ली। हमेशा के लिए ऐसे स्थलों का परित्याग कर देने की सलाह दी। यूरोप से लौटे हुए कुमार की दृष्टि में कर्मण्येवाधिकार रास्ते का ही महत्व है, इसलिए मन में हार की प्रतिक्रिया न हुई। कोहनूर होटल की नीचे वाली मंजिल में टिका हुआ है। सामने के कमरों में 2-3 बाबू और रहते हैं, शायद अलग अलग दफ्तरों में नौकर हैं। रात को कमरे से बाहर सड़क के किनारे चारपाइयाँ डालते हैं। ठंडी ठंडी हवा लगती है, नींद अच्छी आती है। सब जगह हताश होकर भी कुमार दिल से दृढ़ रहा। यूरोप जाते वक्त भी उसे समाज का सामना करना पड़ा था, लौटकर और करना पड़ेगा, ये पहले से ही निश्चय कर चुका था। इसलिए हैच जरा भी नहीं खाई। एक तरंग उठी, दिल बहलाव की स्वाभाविक प्रेरणा से गुनगुनाने लगा। गुनगुनाते गुनगुनाते भावना पैदा हुई और गाने लगा। रात के 9:30 बजे का समय होगा। गाना समाप्त हुआ कि उसने सामने के सुंदर मकान से हारमोनियम का स्वर गूंजता हुआ सुन पड़ा, और फिर किशोरी कंठ का ललित संगीत तरुणी भाव के मधुर आवेश में गा रही थी। तुम्हारे करियाछ जीवनेर ध्रुव तारा। कुमारे का हौसला अभी पूरा न हुआ। पुनः संगीत का श्री गणेश उसी ने किया था, इसीलिए वह भी गाने लगा। पर गाता क्या? भाव के आवेश में शब्दों का ध्यान ही जाता रहा। जब एक जगह रागिनी गाई जा रही हो, तब दूसरी रागिनी गाना असंभव भी है और दुखप्रद भी। भाव के आवेश में कंठ उन्हीं पदों पर फिरने लगा। एक ही पद के बाद हारमोनियम बंद हो गई, पर कुमार की गलेबाजी चलती रही। हारमोनियम क्यों बंद हो गया, इस तरफ ध्यान देने की उसे फुर्सत भी नहीं हुई। उसकी ताना मुर्की समाप्त हुई। उधर ग्रामोफोन में किसी बंगाली महिला का काफ़ी ऊंचे स्वरों में, जहां उसके पुरुष कंठ की पहुंच नहीं हो सकती, टैगोर स्कूल का गाना होने लगा। ये चाल और चालाकी कुमार समझ गया। साथ साथ यह भी ख्याल में आया कि इस स्वर से गला मिलाकर गाने की उसे चुनौती दी गई है। उसने गला एक शब्द तक घटा दिया, इससे उसे सहूलियत हुई। वह इतने ही स्वर पर गाता था। टैगोर स्कूल का ढंग भी उसे मालूम था। तमाम किशोरावस्था बंगाल में बीती थी। गाने लगा, बल्कि कहना चाहिए, अगर कंठ के कामनीत्व को छोड़कर कमनीयत्व की ओर जाया जाए तो कुमार ने ही बाजी मारी। एकाएक गाने के मध्य में रिकॉर्ड बंद हो गया। गाड़ी वाले बरामदे की छत पर एक तरुणी आकर रेलिंग पकड़कर खड़ी हो गई।
होटल की ओर देखा, कई चारपाइयाँ पड़ी थीं। कुमार का गाना बंद हो चुका था। वह तकिए पर सिर रखे एक भले आदमी की तरह उसी की ओर देख रहा था। तरुणी निश्चय न कर सकी कि उसे चिढ़ाने वाला किस चारपाई पर पड़ा है। एक बार देखकर छूछो गोरू गाथा कहकर तेजी से फिर चली गई। कुमार समझकर निर्विकार चित्त से करवट बदलकर भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते गाने लगा। गाने के भीतर गाली की ध्वनि छूछो गोरू गाथा बार बार गूंजती हुई सुन पड़ने लगी। कुमार ने गाना बंद कर दिया। विचार करने लगा, सोचकर हंस पड़ा। गाली की तरफ ध्यान न गया, क्योंकि गाली के साथ साथ उसकी वजह भी सामने आई। जहाँ गाली की कठोरता की तरह उसकी वजह मुलायम हो, वहाँ कोई मूर्ख गाली की तरफ ध्यान न देगा, और यदि देगा तो वह क्या मूर्ख नहीं। कोरे छूछो गोरू गाथा में क्या रखा है? न इनमें से सब कुछ है। वह उस भाव को सोच रहा है जो गाली देते वक्त जाहिर हुआ था, जिसमें गाली सुनाने की स्पर्धा को शालीनता से दबा रखने की शक्ति भी साथ साथ प्रकट हुई थी। जहाँ भय था कि जिसे सुनाती हूँ उसके सिवा दूसरा तो न सुन लेगा, जिसमें पाप के विरोध में खड़ी होने की सरल पूर्ण प्रतिभा थी, भले ही वह पाप दूसरों के विचार में पाप न हो। युवती के मनोभावों की सुख स्पर्श उधेड़ बुन में कुमार को बड़ी देर हो गई। रात काफ़ी बीत चुकी, पर न पी हुई उस मधु को एक बार पीकर बार बार पीने की प्यास बढ़ती गई। आंखें न लगी। उन विरोधी भावों में प्राणों के पास तक पहुँचने वाली इतनी शक्ति थी कि वह स्वयं उसको धीरे धीरे प्राणों को आवृत करने वाली कोमलता से मिलता हुआ परास्त हो गया। जब आंखें लगी तब वह जैसे उसकी पूर्ण पराजय की सूचना हो। तब तक रात के 2-3 का समय हो चुका था। नींद जैसे युवती के पढ़े जादू का नशा हो। कुमार की आंखें खुली तब सूरज निकल आया। मुंह पर धूप पड़ रही थी। पास के और सोने वाले उठकर चले गए थे। भ्रमण समाप्त कर लौट चुके थे। कुछ देर से जाने वाले लौट रहे थे। रास्ते पर काम से चले लोगों की भीड़ भी हो रही थी। जगने के साथ ही वह जिस तरफ को मुंह था, आंखें सीधी उसी तरफ आप ही गईं। जिस कल्पना को लेकर वह सोया था, जगने के साथ ही अपनी मूर्तिमत्ता में लीन न होने के लिए उसी तरफ बह चली। सामने टेलीग्राफ के पोस्ट को बांधने वाले एक तार पर उसी मकान के भीतर से मधु माधवी की एक लता ऊपर तक चढ़ी हुई प्रभात के वायु से हिल हिल कर फूलों में हंस रही थी। उसी की फूली 2 शाखाओं के अर्धवृत्त के भीतर से देखती हुई 2 आँखें कुमार की आँखों से एक हो गईं। उसकी कल्पना जैसे सजीव परिपूर्ण आकृति प्राप्त कर सामने खड़ी हो। इस खड़े होने के भाव में भी रात का वही भाव स्पष्ट था। सारी देह लता की आड़ में छिपी हुई, मुख लता के 2 भुजों के बीच जैसे छिपने का पूरा ध्यान रखकर खड़ी हुई हो। बरामदे पर सुबह शाम रोज वह वायु सेवन के लिए बाहरी दृश्य देखने की इच्छा से निकलती थी। ज़रूरत पर यूं भी आती है। कल जिसे गाली दी, मुमकिन आज देख लेने के लिए आई हो। पहचान थी नहीं, सोते कुमार को देखा हो, आँखों को अच्छा लगा हो, इसलिए छिपकर देखने लगी हो। कोई भी कुमार को सुंदर कहेगा। उसके सोते समय युवती किस भाव से, किस दृष्टि से देख रही थी नहीं मालूम, पर उसके सोने पर भी उसके ललाट, चिबुक, नाक और मुंदी आयत आँखें विद्या के परिचय से प्रदीप्त रहती हैं। लंबे बाल कानों को ढककर कपोलों तक आ जाते हैं। गोरे चेहरे पर केवल साबुन से धुले सुनहरे बाल किसी मनुष्य को एक बार देखने के लिए खींच लेंगे। मुख और बालों की ऐसी मैत्री है। कुमार के देखते ही युवती लजा गई। उसी की प्रकृति ने उसकी चोरी की गवाही दी। आंखें झुक गईं। ओंठों पर पकड़ में आने की सलज्ज मुस्कुराहट फैल गई। सामने मधु माधवी की लता हवा में हिलने लगी। पीछे सूर्य अपने ज्योतिमंडल में मुख को लेकर स्पष्टतर करता हुआ चमकता रहा। युवती छिपने के लिए पहले से तैयार थी, पर छिप न सकी। कुमार अपनी कल्पना को सुंदर प्रकृति के प्रकाश में घिरी प्रत्यक्ष सजीव अपार रूप राशि के भीतर सलज्ज सहानुभूति देती हुई देर तक देखता रहा। जैसे कल गाली देने के कारण आज वह मूर्तिमती
क्षमा प्रार्थना बन रही हो, जैसे कल के भीतर वाले भाव आज व्यक्त रूप धारण कर रहे हों। सुंदर को कभी आंखें देखती हैं, अपनी वस्तु को अपना सर्वस्व दे देती हैं। क्यों देखती हैं, क्यों दे देती हैं? इसका वही कारण है जो जलाशय की और जलाए जल के बहाव का। रूप ही दर्शन की सार्थकता है। यहाँ एक रूप ने दूसरे रूप को, आँखों ने सर्वस्व सुंदर आँखों को चुपचाप क्या दिया, हृदय ने चुपचाप दोनों ओर से क्या समझा। मौन के इतने बड़े महत्व को पुखरा भाषा कैसे व्यक्त कर सकती है? दोनों देख रहे थे, उसी समय एक बालिका आई। बहन के सामने खड़ी होकर रेलिंग पकड़े हुए पंजों के बल उठकर अजाने मनुष्य को एक बार देखा, फिर दीदी को देखकर दौड़ती हुई चली गई। पकड़ में आकर हटते हुए युवती के पैर नहीं उठ रहे थे। वह रेलिंग पकड़े हुए मुंह फेर कर दूसरी ओर देखने लगी, ओठों से मुस्कुरा रही थी। कुमार उठकर कमरे के भीतर चला गया। एक साधारण रूप में अंग्रेजी रुचि के अनुसार सजा हुआ कमरा, एक निवाड़ का बड़ा पलंग पड़ा हुआ है। पाँव से 4 ठंडे लगे हुए ऊपर जाली की मसहरी पाँव से 4 डंडे लगे हुए ऊपर जाली की मसहरी बंधी हुई है। पलंग पर गद्दे चादर आदि बिछे हैं, चारों ओर तकिए, बगल वाले 2 लंबे गोल सिरहाने और पायते के कुछ चपटे कोनों के 2 सिरहाने सूचित करते हुए 2 बड़े शीशे आमने सामने लगे हैं। दीवार पर चुनी हुई तस्वीरें परमहंस रामकृष्णदेव, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, श्री रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, बाबू चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू आदि की बड़े आकार वाली। इनके नीचे एक एक बगल मासिक पत्रों में निकली हुई है। आशा, भावना, कविता, शरत, बासंती, वर्षा आदि की काल्पनिक तस्वीरें, फिर भी तस्वीरों की अधिकता न मालूम देती हुई। लोहे की छड़ों के बाहर से पूरे दरवाजे की आकार की खिड़कियों का आधा ऊपर वाला हिस्सा खुला हुआ, आधा नीचे वाला बंद। पूरब वाली खिड़कियों से प्रभात की हल्की धूप आती हुई। एक और एक मेज, जिसके 2 और 2 कुर्सियाँ, एक पर वही बालिका बैठी पढ़ रही है। इसी समय उसकी दीदी कमरे में आई और दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। सामने बालिका के रोज के पढ़ने की तालिका रखी थी, उठाकर देखने लगी। मन का दृष्टि के साथ सहयोग न था, इसलिए देखकर भी कुछ समझ न सकी। केवल लिखावट पर निगाह दौड़ाकर रह गई। मस्तिष्क तक विषय का लक्ष्य न पहुंचा। तालिका रहकर युवती बहन को हंसती आंखों देखने लगी। फिर पूछा, अच्छा, नीली बालिका का नाम नीलिमा है। हमारे सामने वाले बैडमिंटन ग्राउंड की घास 2 घोड़े 2 दिन में चरे तो एक घोड़ा कितने दिन में चरेगा? उच्छ्वास से उमड़ती हुई उसकी ओर मुंह बढ़ाकर उसी वक्त बालिका ने उत्तर दिया, 1 दिन में। चट से एक चपत पड़ी। बालिका गाल सहलाती हुई सजल आंखों से एकटक बहन की चढ़ी त्योरियां देखने लगी। इसी समय एक दासी ने आकर कहा, दादा बुलाते हैं, यामिनी बाबू मोटर लेकर आए हैं, हवाखोरी को जा रहे हैं। युवती दासी की बातें सुन रही थी। एक ओर से बालिका निकल गई, सीधे यामिनी बाबू के पास पहुंची। यामिनी बाबू उनका आदर करते हैं। उस समय उसका दादा सुरेश वहाँ न था। कपड़े बदलने के लिए निरुपमा को बुलाकर अपने कमरे में गया हुआ था। बालिका अच्छी तरह जानती है कि यामिनी बाबू उसकी दीदी को प्यार करते हैं और उसके घर वालों की इच्छा है कि दीदी का यामिनी बाबू से विवाह हो। फिर मन ही मन दीदी के प्रति रुष्ट होकर बोली, वह जो बड़े बड़े बाल वाला हिंदुस्तानी है ना उस होटल में, आज सुबह गाड़ी वाले बरामदे पर खड़ी दीदी उसे देख रही थी, वह भी दीदी को देख रहा था। बालिका की बात का असर सांप के जहर से भी यामिनी बाबू पर ज़्यादा हुआ। प्रेम और संसार की नश्वरता का सच्चा दृश्य उन्हें देख पड़ने लगा। या चिंतस यामि सततम आदि अनेक पुण्य श्लोक याद आने लगे। इसी समय बालिका ने कहा, अभी मुझे पढ़ रही थी,
अभी मुझे पढ़ा रही थी। उस बैडमिंटन ग्राउंड की घास 2 घोड़े 2 दिन में चरे तो एक कितने दिन में चलेगा? कितना सीधा सवाल है। हमारे स्कूल में जवानी पूछा जाता है। मैंने ठीक जवाब दिया, पर दीदी ने मुझे मार दिया। बालिका की जीने की तरफ देखकर सभा चुप हो गई। उदासी के साथ निरुपमा धीरे धीरे उतर रही थी। अचपल दृष्टि गौरव की प्रतिमा। बालिका व्याकुल हो गई कि पीछे वाली बात इसने सुन न ली हो। निरुपमा नीचे के बरामदे में पहुंचकर धीरे धीरे नीली के पास गई और उसका हाथ पकड़कर बगीचे की ओर देखने लगी। नीली को विश्वास हो चला कि नहीं सुना, फिर भी धड़कन थी, इसलिए इस प्रकार स्नेह का दान पाने पर भी खुलकर कुछ बोल न सकी। छड़ी की तरह चुपचाप सीधी खड़ी रही। यामिनी बाबू के वैराग्य शतक की शक्ति निरुपमा के आने के बाद से क्षीण हो चली। रूप के साथ आँखों का इतना घनिष्ठ संबंध है। पतंग एक दूसरे पतंग को जलकर भस्म होते देखता है, पर रह नहीं सकता। इतना बड़ा प्रत्यक्ष ज्ञान भी रूप के मोह से उसे बचा नहीं सकता। वह दीपक को सर्वस्व दे देता है। दीपक अपने ही स्थान पर जलता रहता है। निरुपमा की दृष्टि में चाह नहीं, ऐसा कौन कहेगा। उसकी दृष्टि से उसकी बातें सुनकर उसे प्यार करने लगते हैं। जो जिस तरह के प्यार का हृदय में अधिकार रखता है, और वह समा है जो बाहर की भस्म को ही भस्म करती है। इसलिए वैराग्य शतक का कृत्रिम भस्म उसके एक ही दृष्टिपात्र से अपनी स्वर्गीय सत्ता में मिलित हो गया। यामिनी बाबू उमड़ कर कुछ क्षण के लिए पहले से हो गए। तबीयत अच्छी न होने के कारण निरुपमा की इच्छा दासी को लौटा देने की थी, पर भाई के बुलावे का ख्याल करती हुई चली गई। उसके आने के कुछ देर में सुरेश बाबू भी कपड़े बदल कर आ गए। मोटर रास्ते के किनारे लगी हुई है। यामिनी बाबू के साथ सुरेश बाबू बहन को बुलाकर आगे आगे चले। नीली को साथ लेकर पीछे पीछे निरुपमा चली। नीली के जाने की बात न थी। इधर जब से यामिनी की सुरेश बाबू से घनिष्ठता हुई, भाई के कहने से केवल निरुपमा साथ जाती थी। कभी कभी नीली यूं प्रायः जाने के लिए खड़ी छलकती रहती थी। सुरेश बाबू डांट देते थे। कभी कभी पढ़ने के लिए खुलकर भी कड़ी जबान कह देते थे। वह लाज से मुरझाकर लौट आती थी। भाई की आज्ञा पर कुछ कहने का अभ्यास निरुपमा को पहले से न था। किसी बगीचे के पास मोटर से उतरकर टहलते हुए सुरेश बाबू निरुपमा को अकेली छोड़ देते थे। यामिनी बाबू को बातचीत की सुविधा हो जाती। कुछ देर बाद किसी कुंज से टहलकर सुरेश आते थे। इस प्रकार दोनों का परिचय बढ़ गया। दोनों के हृदय निश्चय ही बंध चुके थे। अंग्रेजी पढ़ने पर भी प्राचीन विचारों की महिलाओं में रहने के कारण निरुपमा हिंदू संस्कार में ढली है। भाई तथा अपर स्त्रियों का निश्चय ही उसका निश्चय है, पर यामिनी बाबू यूरोप की हवा खाकर लौटे हैं, इसलिए इस वैवाहिक प्रसंग पर कुछ अधिक स्वतंत्रता चाहते हैं। सुरेश अपने बंगाली समाज की वर्तमान खुली प्रथा के समर्थक है, पर एकाएक यामिनी बाबू को पूरी स्वतंत्रता के अभ्यास के कारण निरुपमा को संकोच पहुंच सकता है। इस विचार से धीरे धीरे रास्ता तय कर रहे हैं। नीलिमा का साथ रहना यामिनी बाबू को पहले से पसंद न था, पर आज सुरेश के मना करने से पहले उसे बुलाकर ड्राइवर की सीट की बगल में अपने पास बैठा लिया। सुरेश बाबू निरुपमा के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ ही रहे थे कि होटल के सामने बरामदे पर कुमार खड़ा हुआ दिख पड़ा। नीली यामिनी बाबू को पहुँच कर होटल की तरफ देखने लगी। यामिनी बाबू कुमार को देखकर निरुपमा को देखने लगे। नीरू सिर झुकाए बैठी थी। कुमार देखता रहा। मोटर चल दी, सीधे सिकंदर बाग गई। एक जगह सब लोग उतरकर इधर उधर इच्छानुसार टहलने लगे। यामिनी बाबू नीली के साथ एक कुंज की तरफ गए। भ्रम था ही सोचते हुए नीली से पूछा, क्या पूछा था नीरू ने तुमसे? नीली मुस्कुराकर बोली, आप भूल गए, आप याद नहीं रख सकते। अच्छा, उसमें से घोड़े हैं, बतलाइए। हाँ, 2 घोड़े 2 दिन में। तो एक क्या कहा तुमने? एक दिन में कहकर नीली समझदार की तरह हंसने लगी। अच्छा, इसलिए मारा तुम्हें? आवाज़ ऐसी थी कि नीली ने सहृदयता सूचक न समझा।
एक विषय दृष्टि से यामिनी बाबू को देखने लगी। अब यामिनी बाबू को नीली की मैत्री खटकने लगी। नीली के भविष्य पर अनेक प्रकार की शंकाएं उन्होंने की। नीरू के प्रति जितने विरोधी भाव थे, एक साथ तेज हवा में बादलों की तरह कट छट गए। प्रेम का आकाश पहले सा साफ हो गया। निरुपमा की ओर अभियुक्त की तरह धीरे धीरे बढ़ने लगे। वह एक चंपा के किनारे खड़ी फलों की शोभा देख रही थी, सोच रही थी इनकी प्रकृति इनका कैसा विकास करती है, कितनी कोमल है। खुली प्रकृति की संपूर्ण कठोरता, उपद्रव और अत्याचार बर्दाश्त करते हैं। इनके स्वभाव से मनुष्य क्या सीखता है? केवल सौंदर्य के भोग के लिए इनके पास आता है। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।